कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा यथा श्वास छीक्का च प्राणानाशु निकृंतते। ये सुन के आपको समझ ही गए होंगे किस व्याधि की बात हो रही है। नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। हिक्का श्वास के लिए वर्णित है। ये चरक चिकित्सा स्थान के 17वें अध्याय में का वर्णित है। पर ये हिक्का श्वास की उस अवस्था की बात हो रही है जब विभिन्न किसी कारण से व्याधि से शीर्ण व्यक्ति या मरणासन व्यक्ति को जो हिक्का और श्वास उत्पन्न होती है। पर आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसमें कह रहे थे और मैं खुद भी चाह रहा था कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और आचार्य वाग्भट ने बताया है कफ के प्रकोप से होने वाली व्याधियों में श्वास का अति निद्रता, तो ये कफ के प्रकोप से होती हैं। तो हिक्का श्वास के टॉपिक को मैं चाह रहा था कि हम इसको करें। और अभी मौसम का एक सिनेरियो ऐसा हो गया, प्लस कुछ अपथ्य सेवन हो जाता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो मोस्ट कॉमनली फैल ही रहा है, पर बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में इस डिजीज के साथ आ रहे हैं। और इस डिजीज में कैसे आप एक नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके पास जुड़ते हैं, उनको आप ट्रीट करते हैं, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है और बहुत बढ़िया, मतलब एक आपका वो चलता है। जैसे धुले की अगर बात करें तो इस समय में कॉन्टिन्यूसली पेशेंट्स का श्वास के जो आते थे उनका नीरू, वस्ती, नस्य और स्थानिक लवण और तिल के तेल के मिक्सचर से उनका अभ्यंग और नाड़ी स्वेद, ये बड़ा कॉमनली, और ऐसे पेशेंट्स की लाइन उसमें रहती है, मतलब चलता रहता है। तो एक इसी तरह का पेशेंट्स का एक फ्लो रहता है जब आप इस शास्त्रीय लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। वो नीरू वस्ती देंगे या दूसरी वस्ती, अनुवासन वस्ती, मात्रा वस्ती, वो हम सारा डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के पार्ट में और क्या क्या इसकी मुख्य ट्रीटमेंट रहेगी। पर पहले इस डिजीज को समझते हैं। आचार्य चरक ने इसको कहा है कफ वातात्मक वे तो पित्त स्थान समुद्भवो। तो कफ और वात दोष है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। स्थान अवश्य है, वाग्भट ने वो बताया है। और पित्त स्थान से भी जब आप समझेंगे तो आचार्य चरक ने जो वात पित्त कफ के स्थान बताए हैं चरक सूत्र स्थान के 20वें अध्याय महारोग अध्याय में, तो वहां बताया स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाश्यश्च पित्त स्थानानि तत्रापि आमाश्यो विशेषण पित्त स्थानम। पित्त का विशेष स्थान है आमाश्य। एक बात, दूसरा कफ का भी स्थान आमाश्य बताया है। उरे शिरो ग्रीवा परवान्य आमाश्यो मेदश्च, तो आमाश्य पित्त का स्थान भी है, कफ का स्थान भी है। तो ये व्याधि आमाश्य से उत्पन्न होती है। इसकी संप्राप्ति से पहले इसके निदान पे आते हैं। निदान में रज, धूल, धुआं, और फिर दो तरह के निदान बनते हैं, एक वातवर्धक, एक कफवर्धक। अब इसकी संप्राप्ति भी इसी प्रकार से, पहले निदान देखो, जैसे अति व्यायाम, अपतर्पण, ये वातवर्धक निदान हो गए। आमदोष, शीत स्थान में निवास करना, शीत अम्बु सेवन, शीतल जल का सेवन करना, आइसक्रीम वगैरह का, शीतल चीजों का सेवन, या शीतल जो फ्रूट शेक वगैरह इस तरह की चीजों का जो सेवन है, शीतल जो गन्ने का रस, ये वो जो भी चीजें इस प्रकार की हैं, कफवर्धक निदान और वातवर्धक दो कारण। अब आचार्य चरक ने इसकी संप्राप्ति में क्या कहा है कि वात अपने कारणों से जब वात बढ़ता है तो वो उर कफ का स्थान है, कफ को उभाड़ के, और उस कफ द्वारा फिर उसका मार्ग अवरोध होता है। मार्ग अवरोध होने से फिर वो वायु डिफरेंट स्रोतों में गमन करती है और श्वास को उत्पन्न करती है, एक चीज। और ये तो उससे भी क्लियर है, आचार्य शार्ंगधर ने जैसे बताया, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगुवो मलधातवे, पित्त कफ सब पंगु है, वात उनको चलाने वाला है। पर एक दूसरी संप्राप्ति जो कि आपको समझनी है, जब आमाशय में कफ बढ़ता है तो एक, कभी आपने बाढ़ की स्थिति देखी हो, वैसे नहीं देखी अगर तो टीवी में देखी है, किसी स्थान पे बाढ़ आई है, या फिर अगर आप गांव के परिप्रेक्ष्य से हैं तो आपने देखा होगा कि एक नदी जो जा रही है उसके दोनों तरफ खेत होते हैं। जब उसमें उफान आता है, पानी का लेवल बढ़ता है, कहीं से वो टूट जाती है नहर, तो फिर चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। फिर ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि ये नदी जा रही है या ये खेत है, सब पानी पानी उसमें दिखाई देता है। फिर उसका रिपेयर वर्क होता है, फिर धीरे धीरे पीछे से उसको रोकते हैं सप्लाई को, फिर वो पानी धीरे धीरे से उसमें थोड़ा ड्रेन आउट होता है, कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर वो फिर डिफ्रेंशिएट होता है। तो इसी तरह से बाढ़ की स्थिति में, तो जो आमाशय में जब कफ बढ़ता है कफवर्धक कारणों से, तो वात पित्त कफ सभी स्रोतों में गमन करते हैं और बिल्कुल उसके नियरेस्ट है। तो जब वहां पे एक बाढ़ की स्थिति बनती है, वो उस तरह से फैलता है, तो
उस स्थान में वो कफ वात को अवरोध करता है। कफ से मार्ग अवरोध होता है वायु का, वात का फिर इधर उधर गमन होता है, प्राण उदक अन्वय स्रोत दुष्टि होती है, उर प्रदेश में श्वास हो रहा है और आमाशय से उत्पन्न हो रहा है। अब आमाशय का एक और देखेंगे, स्रोतस अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने किया नहीं है। तो प्राणवय स्रोतस के मूल आचार्य चरक ने बताए हैं हृदय और महास्रोत। महास्रोत होता है आमाशय से लेके पक्वाशय तक का, जिसको शरीर मध्य, महानिम्न ये सब कहा जाता है। अन्वय स्रोतस का मूल आप देखेंगे वो भी, उसमें भी आमाशय आता है, आमाशय और वामपाशय आचार्य चरक ने कहा है। तो आमाशय की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आमाशय किसका स्थान है, अब आप अच्छी तरह से जानते हो, कफ का आमाशय स्थान है और स्थान की चिकित्सा को ही महत्व दिया जाता है। यहाँ तो सब कुछ ही, उर भी कफ का स्थान हो गया, आमाशय भी, दोष भी कफवात, तो जहां कफ बढ़ा वहां वमन तो सबसे मोस्ट कॉमन इसकी चिकित्सा है ही। चलो वो चिकित्सा के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये संप्राप्ति का पार्ट हो गया। एक तमक श्वास, तमक श्वास होती है, संप्राप्ति सेम है। मेघ अंबु शीत पराग वायु, आजकल का जो सिनेरियो बना हुआ है, बादल, कहीं बारिश आ रही है, तो ये पेशेंट्स भी बहुत एग्रावेट हो रहे हैं। पूर्वी वायु जब चलती है, इसके अलावा कफवर्धक आहार जब लिए जाते हैं तो ये कारण बनता है। इसके लक्षण एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने तमक श्वास का पेशेंट देखा होगा, लेटकर श्वास में कष्ट होता है, बैठे रहना और उष्ण पदार्थों के सेवन की इच्छा होती है, और कफ निकल जाने पे, बहुत खांसी करने पर कफ जब निकलता है तो अच्छा लगता है। तो ये लक्षण एक जैसे बाहर ही रहे हैं हम तकरीबन, तो कभी गांव में जाना होता है तो गांव में ऐसे ही होता है कि सभी को पता होता है कि हाँ यहाँ डॉक्टर हैं। तो वो पड़ोस में एक दादी, मैं उनको बोलता हूँ, बड़े दुबले पतले, अभी तो नहीं है खैर, अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, ये घटना काफी पुरानी है। तो वो गांव में जब जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तेरे सोनू देख, तेरे दादी हैं, ये सारी रात ये इनको नींद नहीं आती है, बैठ के काटते हैं। तो बहुत ज्यादा ट्रबल में थे, उनको अच्छी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि लेटते ही कष्ट बढ़ जाता था, दुबला पतला शरीर था उनका, छोटी हाइट। तो जब मैंने उनको देखा तो टिपिकल यही उनके लक्षण थे। तो उनके लिए क्या, फिर वही शास्त्रीय जब हम चलते हैं तो तिल का तेल और लवण से उनको अभ्यंग करने को बोला। फिर 10 मूल मंगवा के 10 मूल एक कुकर में पानी के साथ डाला, सीटी वाली जगह से सीटी को हटा के, और जो पाइप हम कनेक्ट करते हैं गैस से रेगुलेटर में, उस पाइप को जोड़ के पहले उनका अभ्यंग करवा के, तिल के तेल को थोड़ा गर्म करके लवण डाल के अभ्यंग करवाने के बाद फिर 10 मूल वाले जल से उससे भाप को करके, और फिर वो कंप्लीट चेस्ट और बैक में स्टीम, और उसके बाद एक मात्रावस्थी, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे उससे, पर वो भी मस्ट थी। तो एक मात्रावस्थी जब उनको दी, सुबह सुबह में 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि वो उस दिन में भी सोए, रात में भी बहुत अच्छे से सोए। तो उनके लिए तो वो एक चमत्कार की तरह था। हमें शास्त्र पता है कि जो भी चमत्कार होते हैं वो हमारे शास्त्र में डायरेक्ट वर्णित है, वही चमत्कार हैं जो डायरेक्ट कोट कर दिया है हमारे आचार्यों ने। इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत संप्रयोक्तव्यम न मीमांसा कथंचन। तो इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई हम ट्रायल नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी प्रयोग करके सिद्ध करके लिखा गया है, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये चीज अब थोड़ा सा इसको एलोपैथिक पर्सपेक्ट से थोड़ा समझ लें क्या होता है। तो पेयर ऑफ लंग्स होता है, राइट एंड लेफ्ट, थोरेसिक कैविटी में होता है, डायफ्राम है, इसके बाद फिर एब्डोमिनल कैविटी रहती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो में डिवाइड किया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स तक, वोकल कॉर्ड्स तक का जो जोन है, उसमें फिर जो इन्फेक्शन होते हैं उसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहा जाता है। उसके बाद लैरिंग्स के बाद जो ट्रैकिया, उसके बाद जो ब्रोंकाइज होती हैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, वहां से फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई। ये जो सारा है ये फिर ट्रैकिया से लेकर नीचे तक का सारा हो गया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे फिर राइट लंग 3 में डिवाइड होता है,
सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग में 2 लोब, सुपीरियर और इंफीरियर। यहाँ पे फिर लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच होती है, यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है। थोड़ा सा गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है उसको समझते हैं। ब्रीदिंग तो अब इनहेलेशन और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की प्रोसेस आपको सबको पता ही है। तो बाहर की एयर को जब हम इनहेल करते हैं तो दूसरा क्या रहता है कि जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली ओनली आर्टरी है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो फिर प्राइमरी राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होती है आर्टरी। उसके बाद उसकी फर्दर डिविजन्स होके वो जब एल्वियोलाई पे जाती है तो कैपिलरीज फॉर्म लेके एल्वियोलाई को सराउंड कर लेती है। वहां पे फिर गैसेज एक्सचेंज होता है, फिर वो वेन में कन्वर्ट होती है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके, और हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में वो उसको ड्रेन करती है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कंप्लीट बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से गैसेज एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है। अब जो ये हमारा ब्रोंकाई का पार्ट है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और डिफरेंट लेवल पे जो कफ से हमने बताया है, कफ से वायु का मार्ग अवरोध वाली स्थिति बनती है, जिसमें कि ट्रीटमेंट के पार्ट को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एलोपैथिक में जो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं या जो भी, तो उससे क्या होता है कि ये डायलेट हो जाती हैं। डायलेट होने से थोड़ा सा एयर को इनहेल करते हैं तो उसको फ्लो मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। बट वो एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, वो पंप लिया, इनहेलर लिया, और फॉर द टाइम बिंग होती है, दोबारा फिर से वही की वही स्थिति हो जाती है। हमारे इसमें हम कफ वर्धन करके और फिर उसको जब वमन करवाते हैं, वमन जो कि हमारी मेन चिकित्सा का वो रहता है। तो जैसे अभी मैंने नदी वाला एग्जांपल दिया था, जब वमन से आमाशय खाली होता है तो बाकी का जो जल उसमें वापस, बाकी जो कफ उसमें लौटने लगता है, तो फिर वो वमन से वो सारा सब क्लियर होता है, तो ये ब्लॉकेज कंप्लीटली क्लियर होती है। तो अब उस ट्रीटमेंट के पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब हिक्का श्वास और कास की चिकित्सा की बात करते हैं। हिक्का श्वास और कास की हेतु, लक्षण और संप्राप्ति सेम होने से इनकी चिकित्सा भी एक जैसी रहती है। तो उसकी एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो एक केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो सिंगल केस ही ट्रीट किया गया है। ऐसा नाना जी ने और उनके अनेक शिष्यों ने, और नाना जी से पहले त्र्यंबकम महादेव गोगटे नाना, उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस को ठीक किया है। तो ये केस स्टडी हम इसलिए लेते हैं कि जो एक हमें लगता है कि कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इस केस स्टडी से हमें उसका आंसर, जैसे आज की केस स्टडी में हमें लगता है कि हम अस्थमा की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है, आयुर्वेद में क्या उससे पूरा उपचार दिया जा सकता है। तो इसलिए आज की केस स्टडी को लिया गया है। इसको सर ने भी, वैद्य रामदास सर जिन्होंने इस पेशेंट को ट्रीट किया, उन्होंने भी इसको एक बेस्ट डेमो या एग्जाम्पल का केस बताया, और ये वाकई है। तो आज की केस स्टडी में हम उस केस को डिस्कस करते हैं। 31 वर्षीय फैमिली मैन, जो कि 1991 की ये घटना है। तो सर के पास आता है क्लिनिक पे और बहुत परेशान होता है। उसको स्मॉल एज में ही, बचपन में ही एस्थमा से उसको डायग्नोज कर दिया गया था, और फिर कहा गया था डॉक्टर्स के द्वारा कि ये धीरे धीरे टाइम के साथ ये ठीक होगा, उपशम मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 31 वर्ष की एज तक उसकी तकलीफ लगातार बढ़ती ही गई। इवन स्टडी में अच्छा होने के बावजूद उसका, पेशेंट का ये कहना था कि वो पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया और खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा कर रहा था। रात बेरात उसको जब तकलीफ बढ़ती थी तो आसपास के डॉक्टर्स के पास गांव में ले जाया जाता था, फिर वही डेरिफाइलिन, डेक्सोना वगैरह का इंजेक्शंस का क्रम, और पंप उसको लेना पड़ता था 3 से 4 बार। एक मेडिसिन, एक ओरली टैबलेट डेली की चल रही थी। तो सर ने जब उसका निरीक्षण किया तो किसान होने की वजह से रात्रि में लेट भोजन की या फिर दिवा स्वपन या रात्रि जागरण ऐसा कुछ भी नहीं था, सब ओके था। चेस्ट ऑस्कल्टेशन पे उसको विजिंग थी, और बाकी के लक्षण
जैसे छींक आती थी, छींक से फिर खांसी और फिर उसको श्वास का कष्ट बढ़ता था। तो उसको सारा कुछ देखने के बाद उसको वमन प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि इससे आपको लाभ मिलेगा, ये शास्त्रीय अकॉर्डिंग ये रहेगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से उसने तुरंत उसके लिए एग्री किया कि येन केन प्रकारेण, कि मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब, उनका यही कहना था। तो सर ने फिर उसकी वमन की प्लानिंग की, उसके अंतर्गत उसको वासाघृत से स्नान प्रारंभ किया। अब उसके बाद लास्ट में 2 दिन सर्वांग स्वेद किया। तो विशेष ये रहा कि जैसे ही उसका वासाघृत प्रारंभ हुआ तो वैसे ही उसको पंप लेने की आवश्यकता नहीं रही, जो कि 3 से 4 बार डेली उसको लेना पड़ता था। अब आप देखेंगे सुश्रुत संहिता में जो हिक्का श्वास का वर्णन है, वहां पे पुराण घृत के डिफरेंट योग वर्णित हैं। तो उसका घी का एक बहुत अच्छा इसमें रोल रहता है। तो उसके बाद उसको फिर वमन करवाया, बहुत अच्छा वमन हुआ, कफ और पित्त अच्छा निकला। पेशेंट ने यहाँ तक कि वो किया, थोड़ा मजाक के लहजे में बोला कि अभी तक की इतनी मेडिसिन जो खाई गई थी वो सभी निकल गई हैं, और उसको बहुत हल्का फील हुआ, अच्छा लगा। फिर उसका संसर्जन क्रम करवा के रसायन सेवन और प्राणायाम वगैरह उसको बताया। तो रसायन सेवन का एक रोल रहता है कि जैसे जो क्षय वैगुण्य की स्थिति उत्पन्न होती है, उस क्षय वैगुण्य की स्थिति को नष्ट करके और उस स्थान को बल देना, तो फेफड़ों को बल प्रदान करने के लिए। तो उसके बाद वो पेशेंट फिर 7 साल तक बिल्कुल उसका आता पता कुछ भी नहीं। फिर वो 98 में सर के पास दोबारा आया तो वो बिल्कुल ठीक था, चेस्ट भी बिल्कुल क्लियर थी। उसने कहा मैंने कोई स्पेशल पथ्य का सेवन भी नहीं किया, ना ही फिर पंप लेना पड़ा कभी भी, ना किसी डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ा। तो फिर उसका एक स्वस्थ वमन उसने फिर से करवाया। तो उसके बाद फिर वो ऐसा गया कि फिर 19 वर्ष के बाद जैसे उसका उसी गांव से सेम सरनेम के साथ जब कोई व्यक्ति आया, सर ने उससे पूछा तो उसने बताया वो मेरा भाई है, और रात बेरात उसको ट्रैक्टर पे हमें इधर से उधर लेके जाना पड़ता था, और अब मेरा भाई पूरी तरह से ठीक हो गया आयुर्वेद की वजह से। तो जो हमारा क्वेश्चन रहता है कि अस्थमा में क्या हम आयुर्वेद से परमानेंट वो कर सकते हैं, तो एक लाइव डेमो केस है जो पूरी तरह से ठीक हुआ। तो इसी प्रकार से अन्य, तो इसमें आप देखेंगे कि जो चिकित्सा क्रम फॉलो किया गया, तो वही चिकित्सा शास्त्रीय हमारी जो चिकित्सा बताई गई है, लवण तेल से स्नेहन, अभ्यंग चेस्ट में बैक में कंप्लीट, उसके बाद स्वेदन, फिर कफवर्धन आहार करके वमन, फिर धूमपान। और रसायन सेवन का बहुत एक मेजर रोल रहता है, क्योंकि हमें क्षय वैगुण्य की स्थिति को नष्ट करना होता है, उस स्थान को बल प्रदान करना होता है। क्योंकि अब इस पेशेंट ने भी अपथ्य सेवन भी उसने किया, और उसके बाद दोष का प्रकोप भी डेफिनेटली हुआ, पर क्षय वैगुण्य स्थान वैगुण्य नहीं मिलने से और दोष की संप्राप्ति पूर्ण नहीं हुई, तो ये रोग नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अब चिकित्सा में शास्त्र में क्या कहा गया है, चरक संहिता में, हिक्का श्वासामयी है एको बलवान दुर्बलो अपर, कफ अधिकस तथे वेको रुक्षो भयव अनिलोपर। 2 तरह के रोगी होते हैं हिक्का श्वास के, शास्त्र कहता है, एक बलवान कफ की अधिकता वाले, दूसरे दुर्बल वात की अधिकता वाले। जो बलवान है, कफ की अधिकता है, उनमें वमन विरेचन, कफ की चिकित्सा में भी हमने देखा था वमन रेचने। जो वात की अधिकता है वहां पे धूमपान, अवले वगैरह का सेवन, च्यवनप्राश, वासावले, डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फिर ये क्रम हमने देख लिया। इसके बाद जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये तो हुआ कि जब अस्थमा वगैरह की ऐसी कंडीशंस, इतने समय का कष्ट। एक है कि सीजनल, जब कफ के प्रकोप से काश श्वास की दिक्कत जो अराइज होती है, उसमें जो धूले का भी मैंने बताया था कि ये क्रम में चलता है, नस्य, स्थानिक स्नेहन, स्वेदन, निरुवस्ती। किसी किसी को वातज काश है तो वहां पे फिर मात्रावस्थी दी जाती है, सहचरादि तेल या तेल से। नस्य से क्या होगा, तो ये प्राणवायु का स्थान है, उर, सिरो, ग्रीवा, नासा, मुख, जीवा प्राणवायु का क्षेत्र है, तो इसलिए इसको नस्य देना है, डायरेक्ट उस पर वर्क करता है। स्थानिक स्नेहन स्वेदन से क्या होता है, ग्रथित कफ डिजोल्व होता है, जो लंग्स में जमा हुआ है, जो ब्लॉकेज कोज कर रहा है वो डिजोल्व होता है। और इट ऑल्सो एक्ट्स एज ब्रोंकोडाइलेटर, जैसे ब्रोंकोडाइलेटर टैबलेट्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स दिए जाते हैं एलोपैथिक में, ये नेचुरली ब्रोंकोडाइलेटर का वर्क भी यहाँ पे होता है। तो कफ वहां से डिजोल्व भी होता है और स्वेदन से वो पिघलता है। और फिर जब निरुवस्ती देते हैं तो
वृद्धि अभिषंदनात् पाकात् श्रोतोमुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मला कोष्ठ में अंति वायुश्च निग्रहात्। तो दोष कोष्ठ में आते हैं, फिर उसका निरहन होता है। दूसरा, पक्वाशय में वात का शमन होता है निरुवस्ती से, या जो मात्रावस्थी वगैरह हम देते हैं। तो पक्वाशय में वात का शमन हुआ तो संपूर्ण शरीर में वात का, वहां से मूल स्थान पे वात का नाश हुआ तो संपूर्ण शरीर में वात का शमन हुआ। तो इस प्रकार से जो वात वृद्धि वाली संप्राप्ति है वो भंग होती है। तो एक कोटेशन और आता है जो इसकी चिकित्सा में चरक से ही है, चरक संहिता से ही, वात क्रीदा कफरम कफ क्रीदा अनिलापहम कार्यम न एकांतिकम ताभ्याम प्राय श्रेयो अनिलापहम। क्या कहा गया है? ये सूत्र बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहा है वात क्रीदा कफरम, या तो वात को बढ़ाने वाली, कफ को हरने वाली चिकित्सा, या कफ क्रीदा अनिलापहम, कफ को बढ़ाने वाली, वात को हरने वाली, इस प्रकार की चिकित्सा एका श्वास में करनी है। कार्यम न एकांतिकम, एकांतिक चिकित्सा नहीं करनी है। वो करनी भी पड़े अगर किसी कंडीशन में तो वो क्या करनी है? अनिलापहम, वात शामक चिकित्सा ही उसमें करनी है। ये चीज है। अब इसके बाद उन योग को देखते हैं जो काश की चिकित्सा में, हिक्का श्वास की चिकित्सा में सब लोगों को रहता है कि अलग अलग, इधर से कुछ देख लिया, उधर से कुछ, कि ये योग दें, ये योग दें। तो अब हम काश में या श्वास की कंडीशन में अलग अलग से देते हैं। क्या आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहना चाहिए? शोधन के बाद वैसे बहुत ही थोड़ी मेडिसिन की आवश्यकता रहती है, डोज आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग सेट करनी है। अब हम उस योग के पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं योग का पार्ट। तो हिक्का श्वास काश चिकित्सा में एक तो सबसे पहले कहा गया कि मुहुर मुहुर औषधि, बार बार औषधि का सेवन, इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार औषधि का सेवन करना पड़ता है। और इसमें जो योग में सबसे पहले शोधन करवाने के बाद श्वास और काश दोनों में यूज होने वाला एक योग है शीतोपलादी चूर्ण, श्रृंग भस्म, अबरक भस्म, वासा, यष्टि मधु, हरितकी, मुस्ता। अगर कफज इन्वॉल्वमेंट है तो टंकन भस्म, वात और पित्त के इन्वॉल्वमेंट में सूत सेकर रस। योग में आप और भी कुछ अलग से अगर कोई गोदंती भस्म ऐड करते हैं या कुछ भी अपना एक कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, अगर उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसको यूज करें। क्योंकि जो यहाँ मेडिसिन बताई जा रही हैं वो सबका अनुभव उसमें अलग अलग मेडिसिन के साथ होता है। कुछ लोग अलग अलग कंपनीज की बनी पेटेंट ड्रग्स यूज कर रहे होंगे तो वो भी कर सकते हैं। बस क्या है कि उनमें क्या क्या द्रव्य डले होने चाहिए, वो द्रव्यों का आइडिया आपको इस योग से, और साथ में जो कफ सिरप में क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पे वो भी मेंशन्ड है, तो उससे आपको आइडिया आएगा। तो इसका कैसे एक तरीका होता है, जैसे शीतोपलादी चूर्ण 4 चम्मच, वासा 4 चम्मच, यष्टि मधु, हरितकी, मुस्ता, इनको आपने इक्वल उसमें अमाउंट में मिला लेना है। वो कितने भी चम्मच आप अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि भस्म की और उसकी डोज हमें देखनी होती है 65 mg से 125 mg इस तरह से रखनी होती है। रस औषधियों की 125 mg से 250 mg, तो वो डोज बस मेंटेन होनी चाहिए। ये 4-4 चम्मच ऐड किए। श्रृंग भस्म, अबरक भस्म 3-3 ग्राम, टंकन भस्म जिस कंडीशन में डालनी है 3 ग्राम, सूत सेकर रस डेली डोज में 250 mg के अकॉर्डिंग इसमें आपने डाल ली जैसे। तो इसका फिर हाफ TSF BD इसको यूज करना है। इसके बाद काश में, पहले काश की चिकित्सा में देखें लक्ष्मी विलास रस, वासावटी। अगर फीवर एसोसिएटेड है तो आम की कंडीशन, आम दोष की कंडीशन है तो मृत्युंजय रस। कफ के प्रकोप के काल में, कफ के संचय या प्रकोप के काल में हो रहा है, कफज ज्वर हो रहा है, तो फिर त्रिभुवन कीर्ति रस। एट टाइम्स दोनों का भी यूज कर सकते हैं। कफ सिरप कोई भी आप यूज करें, उसमें वासा, मुलेठी, शुंठी, पिपली, कर्कट श्रृंगी, तालिश पत्र, तुलसी है, ये द्रव्य, इनमें से आपने देख लेना है, मोस्टली द्रव्य होने चाहिए। अच्छा, विशेष क्या रहता है, जैसे वातज काश की अगर कंडीशन है तो कफ सिरप में इक्वल अमाउंट में 50 ml कफ सिरप, 50 ml तिल का तेल, वो डाल के उसको शेक करके अच्छी तरह से 2-2 चम्मच उसका यूज करना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार अकॉर्डिंगली। उसके बाद श्वास की चिकित्सा में श्वास कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस, श्वास का चिंतामणि रस अगर यूज करना है तो 1 OD के अकॉर्डिंग। फिर कनक आसव या सोमासव में से आसव को 20 ml आसव, 20 ml वाटर के साथ। च्यवनप्राश, वासावले, अगस्त्य, हरित की कोई भी रसायन प्रयोग जो भी आप उसमें सुटेबल समझते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फीवर है तो फिर अगेन मृत्युंजय या त्रिभुवन के रस या अन्य कोई
जो भी आप इसमें आपको सुटेबल लगता है या आप उसमें यूज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जब ट्रीट करते हैं, शोधन के बाद बहुत मेडिसिन की आवश्यकता वैसे नहीं रहती है, तो आप डोज अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, 2 टैबलेट 1 टैबलेट। जैसे किसी की आप 2 टैबलेट्स कर रहे हैं, फिर किस कोई अगर आपने कोई पेटेंट अलग से डालना है तो फिर 1 टैबलेट उसकी ऐड कर दी, लाइक दैट। तो ये चिकित्सा का एक प्रोटोकॉल है जो शोधन करा के अगर आप ये इस तरह से चिकित्सा करते हैं तो डेफिनेटली आप पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। थैंक यू। तो ये आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी का मंगल हो। नमस्कार।